बच्चों, आज भी मैं पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल चैप्टर जो है, फंडामेंटल टॉपिक, उसका थ्योरी पर डिस्कशन करने जा रहा हूं। थ्योरी पर मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ था, लेक्चर 1। आज की वीडियो यह है लेक्चर 2। मैं लेक्चर 1 में आप सभी को बताया था कि जो भी बेसिक, जो भी फंडामेंटल मुझे पार्टनरशिप में पढ़ना है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आने से पहले हम लोग थोड़ा थ्योरी पर डिस्कशन करेंगे। 2 वीडियो मैं थ्योरी पर दे रहा हूं। पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, संभवतः आप उस वीडियो को देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर उस वीडियो को आप लोग देखें। और ये वीडियो नंबर 2 लेक्चर 2 हो रहा है, ये क्लास 2 ले रहा है थ्योरी का आज हम। तो कुल मिलाकर पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल जो टॉपिक चल रहा है, उसका ये थ्योरिटिकल क्लास चल रहा है। ये थ्योरिटिकल वीडियो आज हम बना रहे हैं, जिसका लेक्चर 2 है, पार्ट 2। अब पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी अब आगे की पार्ट आएगा, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बनने वाला है। तो चलो हम लोग फटाफट पहले थ्योरी पर कुछ डिस्कशन और कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद तो सीधा प्रैक्टिकल पर ही आना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे पार्टनरशिप फर्म, पूरे पार्टनरशिप बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई डॉक्यूमेंट होता है बेटे, कोई भी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द फर्म इज पार्टनरशिप डीड। ठीक है ना, सब कुछ डीड में ही है। इसीलिए डीड को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ये फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन भी है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, पार्टनरशिप डीड। जितने भी आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनाओगे, कहीं ना कहीं डीड की रेफरेंस आप लोगों को मिलने वाला ही, जान लो। इसलिए डीड के बारे में आप बहुत तरीके से चीज को समझो। मैं पहले भी बोला था कि जब पार्टनरशिप फर्म में जा रहे हो, पार्टनरशिप बिजनेस में जा रहे हो, तो मोर देन 1 पर्सन का होना जरूरी है। ठीक है, कम से कम 2 चाहिए। अधिक से अधिक क्या चाहिए वो आगे लिखेंगे भी, हम लोग समझेंगे उसको भी, लेकिन कम से कम 2 चाहिए। तो मान लो 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग ही, जो भी लोग मिलकर पार्टनरशिप फर्म में जा रहे हो, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में डिस्कशन हुआ होगा। चाहे वो कैपिटल को लेकर डिस्कशन हुआ हो, चाहे ड्राइविंग को लेकर डिस्कशन हुआ हो, चाहे एक्टिव पार्टनर को लेकर डिस्कशन हुआ हो कि भाई मेन रोल किसका होगा बिजनेस में, फर्म में, कौन सा पार्टनर मेन रोल में रहेगा, एक्टिव कौन होगा, क्या नहीं, कुछ ना कुछ बात को लेकर आप लोग ऑन द टेबल डिस्कशन किए होंगे। जब प्रॉफिट लॉस अर्न करेंगे तो उसको किस रेशियो में बांटा जाएगा, किस पार्टनर का कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा। जब पर्सनल नीड के लिए पैसे की आवश्यकता होगा तो ड्राइविंग किया जा सकता है कि नहीं किया सकता है। अगर कैपिटल मान लो हम इन्वेस्ट किए हैं, तो उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आएगी कि नहीं आएगी। अगर ड्राइविंग किया जा रहा है, पर्सनल नीड के लिए पैसा निकाला जा रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट की बात आएगा कि नहीं आएगा। ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। जहां भी रजिस्टर्ड ऑफिस मेरा होगा, उसका लोकेशन क्या है, कहां रजिस्टर्ड ऑफिस मेरा होगा, उस घर का रेंट क्या होगा, बिजनेस हमारा कंटिन्यूइंग नेचर का होगा, कब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत सारी बातों पर डिस्कशन किया जाता है। बिजनेस का नेचर क्या होगा, इस पर भी डिस्कस करेंगे। कभी डिस्प्यूट हो गया, उसका सेटलमेंट कैसे होगा। अगर मान लो पार्टनर्स की इच्छा नहीं है बिजनेस चलाने का, उसको अगर बंद करना है, डिसोल्यूशन, उसकी प्रोसेस क्या होगा। तो बहुत सारी बातों पर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, क्या फर्म को बनाने से पहले, पार्टनर्स के बीच में बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कशन होता है। अब वो सारे डिस्कशंस को आप ओरल भी छोड़ सकते हो। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहीं कंपलसरी नहीं है कि आपके बीच में जो भी डिस्कशन हुआ है वो रिटन में ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा कंपल्सन नहीं है कि रिटन में ही होना चाहिए, ओरल में भी हो सकता है आपकी बात। ठीक है, तो जितनी भी बात आप लोगों के बीच में हुआ, उसको लेकर एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए। एग्रीमेंट, अब ये एग्रीमेंट हम बोल रहे हैं ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर आप सारी बात को एक रिटन रूप दे रहे हैं, तो वो रिटन जो फॉर्म होगा, रिटन जो स्वरूप होगा उसका, उसी को कहा जा रहा है पार्टनरशिप डीड।
अगर आप ओरल में बात को छोड़ दिए हो तो वो एग्रीमेंट रह गया केवल, जो किसी काम का नहीं है, कहीं कोर्ट में वो नहीं टिकने वाला है, क्योंकि प्रूफ चाहिए कोर्ट को। किसी भी तरह की कोई डिस्प्यूट हो गया पार्टनर्स के बीच में, तो ओरल का क्या है, ओरल तो आपका कोई प्रूफ है नहीं, कोई एविडेंस तो है नहीं, ठीक है, तो कोर्ट उसके आधार पर तो जजमेंट देगा ही नहीं। तो इसलिए जो भी आप लोगों के बीच में डिस्कशन हुआ उसको रिटेन में रखना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी तरह का डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, मामला कोर्ट तक पहुंच गया, तो आप प्रूफ के तौर पर उस डॉक्यूमेंट को रख सको। इसलिए रिटन में चीजों को रखना चाहिए। तो जब रिटन में सारे अपने टर्म्स कंडीशंस जो फिट किए हो, जो लोग आप लोगों के बीच में डिस्कस हुआ था, उसको रिटन में एक पेपर पर लिख रहे हो, उसको कहा जाएगा पार्टनरशिप डीड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया ये फर्म का संविधान। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की भी जरूरत पड़ेगा, उस पर भी मैं लौटूंगा, रीराइट करने की जरूरत पड़ेगा, बट अभी कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज पार्टनरशिप डीड की हम बात कर लें। क्या है देखो, ये क्लियर लिखा गया, इट इज ए डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट है, ये पेपर है, ये समझ लो, इट इज ए डॉक्यूमेंट। क्या इस डॉक्यूमेंट में, इट इज ए डॉक्यूमेंट विच कंटेंस, जिसमें शामिल किया जाता है द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी मैं वही बात तो बताया कि जो भी टर्म्स कंडीशंस पार्टनर्स के बीच में तय हुआ है उसको शामिल किया जाएगा, ठीक है ना। पार्टनरशिप एज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में जो सहमति बना है, जो तय हुआ है, देखो द डीड इज रिक्वायर्ड टू बी ड्यूली स्टाम्प्ड एज पर इंडियन स्टाम्प एक्ट 1889 एंड ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। देखो बेटे, ये सिंपल पेपर पर नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखने के लिए प्रोफेशनल चाहिए। देखो आपको प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा, या तो आपको लॉयर के पास जाना होगा या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना होगा, जो इस वर्क को करेंगे। डीड सब लोग नहीं लिख सकता है, आप नहीं लिख पाओगे जब तक कि आपको एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। तो डीड जनरली क्या होता है, एक्सपर्ट जो प्रोफेशनल्स होते हैं, लॉयर होते हैं, उनको हायर करना होगा आपको, या सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनको हायर करना होगा। डीड जो लिखा जाता है वो सिंपल पेपर में भी नहीं लिखा जाएगा, स्टाम्प पेपर। स्टाम्प पेपर क्या है, रेवेन्यू स्टाम्प, जगह जमीन की रजिस्ट्री, घर की रजिस्ट्री, फ्लैट की रजिस्ट्री रेवेन्यू स्टाम्प पर ही होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पेपर है, समझो, रेवेन्यू स्टाम्प जो लीगल पेपर है। तो रेवेन्यू स्टाम्प आपको लेना पड़ेगा कोर्ट से, कचहरी से जाकर, जैसा कैपिटल उसके आधार पर वो वकील तय करेंगे कि भाई 200 रुपए का आपको स्टाम्प चाहिए, 500 रुपए का स्टाम्प चाहिए, कितने का स्टाम्प पेपर चाहिए। तो पहले आपको स्टाम्प पेपर निकलवाना पड़ेगा वकील के थ्रू कोर्ट से, और उसी स्टाम्प पेपर में, जो कि लीगल पेपर है, सिंपल पेपर नहीं है, वो लीगल पेपर है, उसी पेपर पर आपके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखे जाएंगे। और ये लिखने का काम या तो लॉयर करेंगे या आपका प्रोफेशनल्स में कोई सीए हैं उनसे करवाना होगा, ठीक है ना। तो वो सारे टर्म्स कंडीशंस जो आप लोगों के बीच में तय हुआ था, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को उस पेज में, उस स्टाम्प पेपर पर लिखा जाएगा। अब स्टाम्प पेपर पर सारा टर्म्स कंडीशन लिख दिए हो, फिर उसके कंटेंट्स जो भी हैं, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, लिखना इधर कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पॉइंट को भी नोट करना होगा, कैपिटल वाली बात, रजिस्टर्ड ऑफिस, बिजनेस का नेचर, ये सब उसमें लिखना होगा। ये सारी बात उस पेपर में लिखा जाएगा। मेन स्टाम्प पेपर तो सिंगल पेज का हो गया, उसके नीचे अपना सपोर्टिंग पेज रहता है, 2 3 4 पेज, जितना में आपका मैटर पूरा लिखा जा रहा है। लेकिन ड्यूली साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर जो है उस स्टाम्प पेपर पर साइन करेंगे, बाकी के पेपर में भी साइन करेंगे। अब देखो, ये लीगल पेपर बन गया, कानूनी पेपर बन गया ये। अगर आप लोग के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो इसका सेटलमेंट कोर्ट जो जजमेंट देगा, पहले ये डीड के आधार पर ही देगा। लेकिन चूंकि डीड 3-4 पेज का बना रहे हो, कोई बहुत लंबा चौड़ा ग्रंथ तो बना नहीं रहे। पार्टनरशिप एक्ट क्या है, एक मोटी सी ग्रंथ है, उसमें हर टॉपिक पर डिस्कशन किया गया है। तो पार्टनरशिप डीड में इंपॉर्टेंट जो चीजें होते हैं, जैसे कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ड्रॉइंग, कैपिटल पर इंटरेस्ट की बात लेकर, ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट की बात लेकर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफ, यानी मेन 10-20 बातें जो होंगे, उसी को पार्टनरशिप डीड में शामिल किया जाता है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट ऐसे पॉइंट पर हो गया जिसका डिस्कशन पार्टनरशिप डीड में नहीं किया गया, यानी पार्टनरशिप डीड आपका साइलेंट है उस मैटर पर, जिस मैटर पर आप लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, उस मैटर पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो गया,
तब क्या होगा? तब कोर्ट किस आधार पर जजमेंट देगा? कोर्ट जो जजमेंट देगा वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के आधार पर जजमेंट देगा। जब डीड आपका साइलेंट हो जाए तो वहां फट से पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू हो जाता है। उस एक्ट के आधार पर ही निर्णय दिया जाना है, ठीक है ना। तो मोटा मोटी बातें जो होते हैं वो डीड में लिखे जाते हैं, पूरी बात आप नहीं लिख पाओगे, समस्याएं अनंत हैं, वो अनंत बातों को यहां लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बातों को यहां लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब लिखा हुआ कोई क्वेश्चन आ गया कि इज इट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा या एक दो लाइन का क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई देने के लिए लिखा जाएगा कि इज इट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है क्या? डीड तो मैं बोला कि जब रिटर्न में मामला डाल रहे हो तभी डीड है, रिटर्न में नहीं डाल रहे हो तो फिर एग्रीमेंट रह गया, वो ओरल अगर मामला आ गया तो। बोल रहा है नो, सीधा आंसर है नो, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड, यानी ये डीड भी बनाना कंपलसरी नहीं है। मैं तो ये बोला कि आपका कोई डिस्प्यूट हो जा रहा है तो कोर्ट में वो पेपर टिक सके उसके लिए डीड को बनाया जाता है, ठीक है ना, लेकिन कंपलसरी नहीं है। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 कंपलसरी नहीं है। इज इट नो, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड। इन दिस केस द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड बी एप्लीकेबल। अभी मैं बताया आप लोगों को कि फिर वहां पर क्या होगा, जब डीड आपका साइलेंट हो जाए किसी पॉइंट को लेकर तो वहां पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना पड़ेगा, यानी उसके प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा और उसके आधार पर जजमेंट देना पड़ेगा। यही होने जा रहा है। तो पार्टनरशिप डीड को आप समझ लेना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पूरे पार्टनरशिप फर्म को चलाने का, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाए हो, अपना संविधान जो बनाए हो, अपना दायरा जो बनाए हो, ठीक है ना, वो पार्टनरशिप डीड है, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म भी बोल रहे हैं। फर्म का संविधान है ये, इसी को फॉलो करके अपना बिजनेस को चलाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आ गया कि इज इट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। क्या राइटिंग में होना जरूरी है? नो, दो द लॉ डज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड दैट, माने स्पष्ट रूप से लॉ में कहीं भी रिक्वायर्ड नहीं है कि द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बी इन राइटिंग, वो राइटिंग में ही हो, ऐसा कहीं पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बोला गया है, ठीक है ना। इट इज डिजायरेबल, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, डिजायरेबल है, देखो यार, इट इज डिजायरेबल टू हैव इट इन राइटिंग सो दैट इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट विथ रिगार्ड टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप इट मे बी रेडली रेफर्ड टू। मैं अभी बात बोला, ठीक है, कि आपका किसी भी तरह का डिस्प्यूट होगा आप इसको सामने रख सकते हो, आगे कर सकते हो कोर्ट में, और इसी के आधार पर जजमेंट होना है। और अगर किसी बात पर ये साइलेंट हो गया तो पार्टनरशिप एक्ट के जो प्रोविजंस होते हैं 1932 को, उसको फॉलो करना होगा। तो ये कुल मिलाकर बात किया गया, देखो यहां पर। अब यहां पर आ गया कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो होगा उसका कंटेंट्स क्या होंगे? सीधा सीधी बात है यार, मेन कुछ 2-4-10 पॉइंट को इसमें शामिल करना है। क्या शामिल करोगे? जैसे शामिल करने में मान लो आप शामिल कर रहे हो नेम ऑफ पार्टनर्स, ये शामिल कर रहे हो, ठीक है ना। नेम ऑफ बिजनेस, फर्म का नाम, बिजनेस या फर्म, इसका नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द फर्म, फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा? तो पहले तो नेम ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम क्या है, कौन कौन पार्टनर है आपका। नेम ऑफ बिजनेस, फर्म का नाम क्या रखे हो, क्योंकि नाम पर ही तो सारा एडवर्टीजमेंट जाना है तो नाम भी चाहिए। रजिस्टर्ड ऑफिस कहां रखे हो? अब मैं देखो इसको ऊपर में लिख रहा हूं, यहां से हटा दें इसको, समझो। अगला जो कंटेंट इसमें आएगा, पॉइंट 4 जो आ रहा देखना, इसी का पॉइंट आगे मैं बढ़ा रहा हूं यहां पर, पॉइंट 4 ये हो गया। तो पहले नेम ऑफ द पार्टनर्स, नेम ऑफ द बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या हो गया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ईच पार्टनर का, वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा,
ड्राइंग का मामला क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मामला क्या होगा, अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाना है तो उसका रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी तरह नेक्स्ट मामला मेरा यहां पर क्या आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इस पर भी डिस्कस किया जाएगा। तो कंटेंट में देखो कुछ मुख्य मुख्य बात जो होते हैं, मेन बातें, उसको शामिल किया जाना है बच्चों, देखना। ये चीज हो गया। अगर फर्म आपका एडमिशन में जा रहा है तो फिर इसके लिए क्या मामला बनेगा, देखो डिसोल्यूशन में जा रहा है तो क्या प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। तो ये मेन बात जो होते हैं डीड के, उसको कंटेंट बोला जाएगा, और इन सारी बातों को क्या किया जाएगा, डीड के पेज में शामिल कर दिया जाएगा। अब इन सारे बातों पर कोई डिस्प्यूट बन रहा है तो कोर्ट इसके आधार पर डिसीजन लेगा, ठीक है ना। और अगर इसमें से कोई पॉइंट मान लो आपका मिसिंग है या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिसिंग हो गया, तभी मैं बात किया कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो कर लिया जाएगा। तो ये पार्टनरशिप डीड को ठीक से समझना है, क्योंकि डीड की रेफरेंस जब प्रॉब्लम बनाएंगे हम आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, तो वहां अपने को मिलने वाला है डीड का रेफरेंस। तो ये मुख्य बातें हैं, देखो डीड को लेकर मैं इस पर डिस्कशन कर लिया हूं। अब जो ये डीड आपका है, देखो मैं फिर से यहां पर बात कर रहा हूं, अभी मैं बोला कि जो ये डीड है, ये डीड आपका, इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। लेकिन इसको रीराइट करने की जरूरत कब पड़ता है, रीराइट यानी डीड को रीराइट कब करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कब करना पड़ेगा, जब रीराइट करेंगे पुनः लिखने की जरूरत पड़ेगा, इस पेज को पुनः लिखना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा। ये कौन कौन सी सिचुएशन आ जाएंगे कि हमको फिर से रीराइट करना पड़ेगा, अपने डीड को नया डीड बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब रीराइट करना पड़ेगा तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ अपना, रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रीराइट को ही कह दिया जाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये हो जाएगा। देखो ये रीराइट को ही कहा जा रहा है रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन। कब होगा ये रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब आप रेशियो को चेंज कर दोगे, जब आपका रेशियो जो है एग्जिस्टिंग रेशियो जो है उसको जब आप चेंज करना चाह रहे हो, जब ये चेंज होगा आपका, पहले मान लो रेशियो आप जो भी प्रॉफिट लॉस बांटने वाले थे, अगर मान लो पहले का रेशियो आपका 5:3:2 था, 5:3:2 के रेशियो में आपको प्रॉफिट लॉस को बांटना था। लेकिन बाद में सारे पार्टनर में ये सहमति बन गया, तय हो गया सारे पार्टनर के बीच में कि अब हम लोग इन फ्यूचर रेशियो को चेंज कर देंगे। अब हम लोग रेशियो अब ये 5:3:2 वाला नहीं रख के हम लोग 2:2:1 करेंगे। अब ये सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब अकाउंटिंग एस्पेक्ट में जाएंगे हम, ठीक है, तो कहां कहां क्या इसकी मेजर चेंजिंग होने लगेगी, कि वो रेशियो बदलने से कहां कहां प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा, और फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये तो हम लोग प्रैक्टिकल में आएंगे और समझेंगे वहां पर। लेकिन जब आप रेशियो बदल रहे हो तब पेज में तो आप व्हाइटनर नहीं लगाओगे, स्टाम्प ड्यूटी जो बनाए हो, ठीक है ना, तो उसमें तो 5:3:2 लिख दिए हो, अब लिखना है 2:1, तो 2:1 लिखने के लिए क्या करोगे, व्हाइटनर लगाओगे या उसको कटिंग करके फिर वहां से लिख दोगे, नहीं, वो अलाउड नहीं है।
तो क्या करना होगा, फिर से एक स्टाम्प पेपर लेना होगा, अब फिर से पूरी बात को लिखना होगा, अब फिर ये रेशियो को जाकर वहां मेंशन कर देना होगा। तो एक बात को बदलने के लिए आपको अपना डीड को अपना कॉन्स्टिट्यूशन को ही रीराइट करने की जरूरत पड़ जा रहा है। तो एक तो हो गया कि जब अपना रेशियो आप एग्जिस्टिंग रेशियो को बदल रहे हो। दूसरा क्या हो गया, जब कोई पार्टनर नया पार्टनर का एडमिशन ले रहे हो, जब आपके फर्म में कोई नया पार्टनर आने वाला है, नया पार्टनर तो आ ही सकता है ना भाई। मान लो एक्स एंड वाई बोलकर पहले पार्टनर था, अब आप बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हो, एक्सपेंड करना चाह रहे हो, तो नया पार्टनर को लोगे ना। तो अगर मान लो सबकी कंसेंट है, सारे पार्टनर की कंसेंट है, तो हम क्या करेंगे, नया पार्टनर को लेंगे। तो जब नया पार्टनर आपके फर्म को ज्वाइन करेगा तो उसको कहा जाता है एडमिशन ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का एडमिशन होना। लेकिन कोई पुराने पार्टनर है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, वो फर्म छोड़ के जा भी तो सकता है ना। ऐसा कोई कन्फाइनमेंट थोड़े है, ऐसा कोई बंधन थोड़ी है कि हमको वहां बने ही रहना है। मेरी मर्जी है, बिजनेस नहीं करने की इच्छा होगा तो मैं क्या करूंगा, फर्म को छोड़ूंगा। तो जब फर्म छोड़ के कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर जा रहा है तो उसको कहा जाता है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। पार्टनर रिटायर कर गया, ठीक है, मतलब कि फर्म छोड़ के वो जा रहा है, अब वो बिजनेस में नहीं रहना चाह रहा है। नेक्स्ट हो गया कि जब पार्टनर की डेथ हो जाए, डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है, डेथ ऑफ पार्टनर, या जब फर्म का आप डिसोल्यूशन करना चाह रहे हो, डिसोल्यूशन में जाना चाह रहे हो, फर्म को बंद करना चाह रहे हो। डिसोल्यूशन का मतलब होता है समापन, फर्म को समाप्त करना, दैट इज क्लोज करना, बंद करना, ठीक है। या किसी पार्टनर का डेथ हो गया, तो ये सारे जो सिचुएशन देख रहे हो, ये सारे सिचुएशंस में आपका डीड क्या हो जाएगा, पहले वाला डीड क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देना है, उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। आपको रीराइट करना है अब पेज को, यानी अपने डीड को रीराइट करना पड़ेगा। तो ये सारे सिचुएशंस में आपका डीड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो रीराइट होने लगेगा। देखो फिर से लिखना पड़ेगा, कटिंग अलाउ नहीं है, रीराइट करना पड़ेगा। और इसी रीराइट को रिकॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जा रहा है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब किया जाता है, ये सारी सिचुएशंस में यहां लिख दिया कि जब आप एग्जिस्टिंग रेशियो को चेंज कर रहे हो तब भी आपको अपना डीड रीराइट करना पड़ेगा। जब किसी पार्टनर का एडमिशन ले रहे हो तब भी रीराइट करना पड़ेगा। जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है दैट इज रिटायरमेंट, तब भी आपको ये रीराइट करना पड़ेगा। और जब कोई पार्टनर का डेथ हो जाएगा तभी रीराइट करना पड़ेगा। और डिसोल्यूशन दैट इज समापन, बिजनेस को क्लोज करना, तब भी आपका डीड जो है वो रीराइट होने लगेगा, जिसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाएगा। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलकर भी एक चैप्टर है आपका जिसमें चेंज रेशियो की बात किया गया है, ठीक है ना। जैसे भी फंडामेंटल की बात हो रहा है, इसी तरह से हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन भी चैप्टर आएंगे। जब फंडामेंटल समाप्त हो जाएगा चैप्टर हमारा प्रैक्टिकल, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन आपका चालू हो जाएगा। तो इसलिए मैं सारा सिचुएशन आपको यहां पर बता दिया कि कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ता है, यानी कब कब रीराइट करने की जरूरत पड़ता है डीड का। तो ये डीड पर आज मैं बहुत सारा डीप डिस्कशन किया हूं। होप कि आपको ये डीड के बारे में सारी आइडिया हो गई होगी कि सबसे मोस्ट पावरफुल डॉक्यूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी फर्म का अगर है तो वो पार्टनरशिप डीड है, ठीक है ना। अब मैं हटा रहा हूं देखो इन चीजों को। ठीक है ना। अब मैं इन चीजों को हटा दिया। अब मान लो यहां पर आ गया काइंड ऑफ पार्टनर्स। देखो पार्टनर जो होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, ये पहला पार्टनर होता है। दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर नाम से ही स्पष्ट है, हर काम में एक्टिव रहेगा। कोई भी काम करना है, समय पर ऑफिस खोलने जाना है, बैंक जाना है, जो भी करना है, ठीक है ना, निर्णय लेना है, डिसीजन जो भी है, ये एक्टिव है। स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन तो करेगा ही ये, लेकिन स्लीपिंग का मतलब सो जाएगा, ऐसा नहीं है यार, ठीक है। सोने का मतलब क्या है यहाँ पर, ये कहता है कि भाई देखो जो कैपिटल लेना है ले लो, मेरी जरूरत जहां जहां विशेष रूप से पड़ेगी
वहां हमको याद कर लेना है। सभी जगह हमको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं पहले से भी एग्जांपल लेते रहता हूं कि अगर ट्रांसपोर्ट आपको खोलना है, ट्रांसपोर्ट कंपनी, या आपको बड़े बड़े गाड़ी की ऑनर बनना है, आपको इंटरस्टेट गाड़ी चलानी है, बस चलानी है, तो बस का ऑनर बनना तो आसान है, पैसा तो मान लो है आपके पास, बस खरीद लोगे, लेकिन बस को चलवा लेना ये बड़ा टिपिकल काम होता है, क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट में भेजोगे वो गुंडा वहां मिल जाएंगे आपको। तो क्या करना होगा, जब हम ठानिए ले कि बिजनेस हमको करना है, तो गुंडा से डर के बिजनेस नहीं करें क्या, तो मैं भी ये गुंडा पाल कर रखूंगा, यानी उस लेवल का चीज मैं भी खड़ा करके रखूंगा, ठीक है ना। जैसे बियर बार में ही जाते हो, बॉक्सर मिलते हैं बैठ के, ज्यादा करोगे बदमाशी तब फिर क्या करते हैं बॉक्सर लोग, समझ लेना है क्या। तब बॉक्सर वहां के स्टाफ होगा, ऐसा कोई जरूरी थोड़े है जी, बॉक्सर तो ऑनर भी हो सकता है वहां का ना, क्या ठीक है। तो स्लीपिंग पार्टनर का मतलब वही है, कोई मामला फंस गया तो एक्टिव हो जाएगा ये भी, ठीक है। इसको बुलेट बुलेट दे देना है, तेल भरवा देना है, एक्टिव हो जाएगा ये भी कि ठीक है अब हमारा जरूरत पड़ गया भाई, हम आ रहे हैं, अब सारा डिस्प्यूट समझा रहे हैं, सलटाएंगे बैठ के। तो देखो जितने एक्सटर्नल मैटर होते हैं, जो उस तरह के मैटर आ गए, ओवरऑल यही समझना है, तब इसकी रोल शुरू हो जाता है, ठीक है। और बीच बीच में बिजनेस की पोजीशन देखने, फर्म का पोजीशन देखने जरूर आएगा कि हमारा प्रॉफिट जा रहा, लॉस जा रहा, क्या हमको मिलने वाला, नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसको स्लीपिंग कह रहे हो आप। तो एक्टिव पार्टनर होते हैं, स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, यही दो होते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स, ये हो गया देखो, ठीक है ना। इसमें क्या होता है देखो, मिनिमम, तो मिनिमम में क्या देखो, एट लीस्ट 2, 2 पार्टनर चाहिए, 2 पर्सन, बट मैक्सिमम आप ही लोग बताओ, सब लोग पढ़ चुके हैं स्कूल में भी भाई, टीचर लोग पढ़ा रहे होंगे। मैक्सिमम होते हैं देखो 50, 50 से ज्यादा पार्टनर जो है वे एक फर्म में नहीं हो सकते हो, ठीक है ना। पहले कुछ और था, अब नई नई ये जुड़ी हुई है कि पहले मिनिमम तो 2 था ही, पार्टनरशिप बिना 2 का तो बनेगा ही नहीं भाई, एक पर्सन से पार्टनरशिप होना नहीं है, एक पर्सन का मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेड बिजनेस है। तो पार्टनरशिप फर्म में जाने के लिए तो कम से कम 2 चाहिए ही, एटलीस्ट 2। बट मैक्सिमम फर्म में कितने पर्सन हो सकते हो, कितने पार्टनर हो सकते हो, 50। अगर 50 से ज्यादा पर्सन मिलकर बिजनेस को कर रहे हो, कंटिन्यू चला रहे हो, तो ऐसे बिजनेस आपके इलीगल बिजनेस कहलाएंगे, लीगल नहीं रह जाएंगे वो। अगर आपको लगता है कि नहीं हमको नीड 50 से ज्यादा का है, तब आपको कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने पार्टनरशिप फर्म को। पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करा दो, अगर ज्यादा पार्टनर रखना है, ज्यादा पर्सन आपको जोड़ना है, तो ज्यादा मेंबर रखना है, तो फिर कंपनी में संख्या बढ़ेगा वो। अब कंपनी में भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगा। तो जब कंपनी चैप्टर में आएंगे आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये सब पढ़ना है आपको कंपनी के रूप में। तो वहां कंपनी में समझाया जाएगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कितने मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं, मिनिमम कितने होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी है तो वहां मिनिमम और मैक्सिमम की संख्या क्या होगा, ये बात आपको वहां सिखाया जाएगा। बट इससे ज्यादा होना है देखना वहां, ठीक है ना। तो देखो लगभग जो थ्योरी टच करना चाहिए था मुझे पार्टनरशिप फर्म के लिए, फंडामेंटल्स के लिए, वो मैं टच करने की कोशिश किया इस 2 वीडियो के अंतर्गत, लेक्चर 1 लेक्चर 2 को मिलाकर, ठीक है ना। मैं लगभग थ्योरी को फॉलो किया हूं। अब थोड़ा बहुत थ्योरी जो आपको एग्जाम पर्पस से पूछा जाएगा उसको बुक से भी आप देखिए। आगे भी जो मेन टॉपिक आएंगे, उनकी जो थ्योरी आएंगे, उस पर मैं डिस्कशन करता रहूंगा। तो होप कि आपको ये वीडियो देखकर मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने के लिए नई नई जानकारियां मिली होंगी, ठीक है। इसी तरह आप आगे भी आने वाले वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इसको आप कंप्लीट देखते रहिए, अपना अनुभव साझा करते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। इस वीडियो को आप भरपूर देखिएगा। अगला वीडियो जो मैं पार्टनरशिप फंडामेंटल पर लाऊंगा, पार्ट 3,
उसमें कंप्लीट अब मेरी बात प्रैक्टिकल टॉपिक को लेकर चलने वाला है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट पर मैं डिस्कस करूंगा अगला आने वाला जो भी मेरा लेक्चर होगा, लेक्चर 3। ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूं, स्टॉप कर रहा हूं। ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर 3 में। तब तक सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।